एक कमरे के ससुराल में चार बहू की दिवाली। सुबह का समय होता है। सत्यवती देवी के चारों बेटे कमरे के एक साइड में सोए थे और थोड़ी सी जगह में चूल्हे पर दूसरी बहू पिंकी सबके लिए चाय बना रही थी। तभी छत के हिस्से से अचानक से काफी सारा चूना मिट्टी गिरकर चाय में पड़ जाता है। अरे नहीं, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इस कमरे की छत ने तो दुखी करके रख दिया है। जब देखो सारा दिन मिट्टी झड़ता रहता है। अरे क्या हो गया मंजली बहू, क्यों सवेरे सवेरे राम का नाम लेने के पहर में बुदबुदा रही है? तो क्या करूं माँ जी, एक तो इस गरीबी के चलते डेली डेली हमारे ससुराल में दूध नहीं आता। आज कितने दिन बाद तो दूध वाली चाय पीने को मिल रहा था। कितनी बढ़िया कड़क चाय बनाई थी, बस छानने ही जा रही थी कि मिट्टी गिर गई। बढ़िया, और देर तक पकाओ बीरबल की खिचड़ी। अरे 5 से 10 मिनट में चाय उबल जाती है, मगर तुम तो उसे आधे घंटे तक पकाती रहती हो, जैसे कि उपले तो फ्री में आते हैं, पैसे देकर खरीदना पड़ता है। फिर भी अकल नहीं है तुम्हें कि हिसाब किताब से खर्च किया करो। अरे ओ कोमल रानी, तुमको क्या खुजली मचती रहती है जो खजूर की तरह टपक जाती हो? सासू माँ ने मुझे टोकने के लिए दिन में छुरी की तरह तेज जुबान चलाती है और रात को सोते वक्त हाथ और लात चलाती है, सोने भी नहीं देती। हाँ तो अब 4 बहुओं के बीच एक कमरा है तो दिक्कत परेशानी तो होगी ना, इसमें मेरी क्या गलती? जब सासू माँ को ही समझ में नहीं आता कि 4 बहू के बीच कम से कम डबल रूम सेट तो होना चाहिए ताकि आधे आधे हिस्से में पर्दा डालकर रह लेते, वरना जब से शादी हुई है हमने तो कोई सुख जाना ही नहीं है। सत्यवती के चारों बहुओं में एक कमरे को लेकर अक्सर शिकायत रहती थी। सत्यवती ने वो एक कमरे की भी छत बड़ी कठिनाइयों से कमेटी उठाकर बनवाई थी। उसके भी पैसे उसके चारों बेटे अभी तक चुका रहे थे। लगभग 6 महीने पहले आशा, पिंकी, कोमल और आंचल बहू बनकर जब ससुराल में आई थी तो एक कमरे को देखकर पहले तो चारों को काफी धक्का सा लगा था, मगर फिर किसी तरह चारों ने एडजस्ट करना शुरू कर लिया था। मगर डेली ही किसी न किसी बात के लिए चारों के बीच चिक बाजी हो ही जाया करती थी। अरे अब तुम चारों की चारों लुगाइयां लड़ाई झगड़ा ही करती रहोगी या दूसरी चाय बनाओगी? दूध नहीं है मगर चीनी चाय पत्ती तो है ना, लाल चाय बना लो, दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। जी बनाती हूँ माँ जी। पिंकी लाल चाय बनाकर सबको पिलाती है, फिर घर में सबके लिए रोटी आलू की सब्जी बनाती है। चारों बहुएं अपने अपने पतियों सास के खाने के बाद एकदम लास्ट में खाती थी। इसी तरह से बीते वक्त के साथ दिवाली का त्योहार आ जाता है। वहीं अगल बगल में रहने वाले अमीर पड़ोसी अड़ोसी अपने घर में पेंट चालू करवा देते हैं, जिसे देखकर चारों बहू दुखी हो रही थी। देखो तो जरा हमारी पड़ोसी अपने घर को दिवाली के लिए कितनी सुंदर कलर से पेंट करवा रही हैं, जबकि शर्मा जी ने तो अभी 1-2 महीने पहले ही अपने पुराने घर को तोड़कर बनवाया था और पेंट भी करवाया था, और देख लो फिर भी दिवाली पर दोबारा से पेंट करवा रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कि इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, और एक हम लोगों की हालत है। इतने गरीब हैं कि एक ही कमरे में हम चारों बहुएं, हम चारों के पति लोग और सासू माँ मुश्किल से रह पाते हैं। काश हमारे पास भी बड़ा सा घर होता तो उसे दिवाली पर कितनी सुंदर तरीके से सजाते हैं और धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। मैंने तो शादी से पहले अपने ससुराल को लेकर इतने ख्वाब देखे थे। मेरा ससुराल ऐसा होगा, वैसा होगा, महलों जितना बड़ा होगा, और मिला क्या 25 गज का बिच्चम बिच्चा बीच कमरा। ये तो वही कहावत होगी, खोदा पहाड़ निकली चुईया। कोमल, आंचल, पिंकी की बातें सुनकर चारों में सबसे समझदार बहू आशा बोलती है, तुम लोग कैसी बातें क्यों कर रही हो? जैसा भी है कम से कम ये कमरा भी हमारे पास अपना तो है, जिसमें हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। सोचो अगर आज हम किराए पर भटक रहे होते तो इतनी आज़ादी नहीं होती। हम चारों को चाहे तो इस एक कमरे को भी साफ सुथरा करके दिवाली की अच्छे से सजावट कर सकते हैं। अगर तुम तीनों का मन नहीं है तो मैं अकेले कर लूंगी। ऐसा बोलकर आशा कमरे की सफाई में लग जाती है। पीछे पीछे बाकी तीनों भी साफ सफाई में लग जाती हैं। ये मकड़ियों ने कमरे के चारों तरफ कितने जाले कर रखे हैं, इसे किस तरह से साफ करें, क्योंकि हमारे पास तो जाला उतारने वाला ही नहीं है। हाँ, और ना ही हमारे पास नई झाड़ू है, जबकि दिवाली की सफाई तो नई झाड़ू से होती है। उसके बिना तो दिवाली की साफ सफाई भी अधूरी मानी जाती थी। इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हो? माना कि हमारे पास साफ सफाई के लिए महंगी चीज खरीदने के पैसे नहीं है, मगर हम उसे अपने जुगाड़ से बना तो सकते हैं। आओ मेरे साथ। अब चारों जल्दी से आंगन में आ जाती हैं, जहां एक तरफ छोटी सी फूलों की बगिया थी जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, दूसरी तरफ खजूर का पेड़ लटका था, और कमरे के मचान के ऊपर कई सारी तोरी लगी हुई थी जो कि सूखकर एकदम पीली हो चुकी थी। आशा खजूर के चौड़े चौड़े पत्ते तोड़ लेती है और उससे झाड़ू बना लेती है। ये लो, बन गई ना बढ़िया सी झाड़ू। अब इससे आराम से जाला उतर जाएगा। जरा ठहरो। फिर आशा सूखी हुई तुरई को तोड़ने लगती है। तीनों बहू कुछ समझ नहीं पाती।
अरे आशा, तुम ये सूखी तुरई क्यों तोड़ रही हो? इसका क्या अचार डालने का इरादा है? हमने बीज के लिए छोड़े हैं। बीज बिल्कुल पक चुके हैं, इसमें के बीज निकालकर हम इसे दीवार की साफ सफाई के लिए जूने के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। अरे वाह, ये तो तुमने साफ सफाई का बड़ा ही अच्छा जुगाड़ लगाया। अब चलो बिना वक्त गवाए हम चारों सफाई शुरू करते हैं, क्योंकि दिवाली की सफाई में काफी टाइम लगता है। एक एक चीज साफ करनी पड़ती है। पिंकी, कोमल, तुम दोनों मिलकर कमरे की चारों दीवार अच्छे से रगड़कर साफ कर देना और आंगन को गोबर से लीप लेना। बाकी मैं और आंचल खिड़की, दरवाजे, रसोई बर्तन की सफाई करेंगे और कमरे की धुलाई करेंगे। आशा चारों के बीच दिवाली की सफाई का काम बांट देती है। चारों को मिलजुल कर साफ करते देखकर सत्यवती बेहद खुश होती है। वैसे एक बात तो है, गोबर से आंगन लीपने के बाद कितना सुहावना लगता है घर आंगन, है ना कोमल? हाँ पिंकी, वैसे हम दोनों के हिस्से की दिवाली की सफाई तो पूरी हो गई। क्यों ना हम दिवाली के लिए मिट्टी के दिए बना ले। चलो नदी से मिट्टी ले आते हैं। वैसे ये खजूर वाली बनाई झाड़ू तो महंगे फूल झाड़ू को भी फेल कर रही है, एक बार में जाले साफ कर रही है। और ये तोरी वाला जूना तो एक बार रगड़ने पर जमी हुई गंदगी को चकाचक कर दे रहा है। जुगाड़ की चीजें अच्छी सफाई कर देती है। अरे माँ जी, आप आ गई। हम चारों ने दिवाली की साफ सफाई कर दी है, अब केवल सजावट करनी बाकी है। अपनी चारों बहू को खुशी खुशी दिवाली में एक कमरे को साफ सुथरा करते देखकर सत्यवती का दिल बाग बाग हो जाता है। जुग जुग जीते रहो मेरी बहू, आज ऐसा लग रहा है जैसे इस घर के अंदर लक्ष्मी का वास है। ऐसे ही मिलजुल कर रहा करो। साफ सफाई करके चारों थक कर चूर हो जाती हैं और बाहर आकर सभी के घरों में महंगी लाइट जलती देखकर दुखी सी हो जाती हैं। सभी ने कितनी महंगी महंगी लाइट लगाकर दिवाली की सजावट की है। उनके सामने तो हम चारों बहू का एक कमरा कितना फीका फीका सा लग रहा है। कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है दिवाली पर महंगी लाइट लगाया जाए। पहले के जमाने में तो लोग मिट्टी के दिए जलाते थे, आम के पत्तों से तोरण, फूलों से तो घर सजाते थे। हम भी वैसे सजावट करेंगे। दो बहुएं आशा आंचल फुलवारी के फूलों से लड़ी बना लेती हैं, तो कोमल पिंकी आम अशोक के पत्तों का तोरण बनाकर कमरे के द्वार पर लगा देती हैं। अगले दिन खुशियों की धूमधाम लेकर दिवाली आ जाती है। मैं सोच रही हूँ घर के आगे एक प्यारी सी रंगोली बना दूं, मगर रंगोली बनाने के लिए रंग चाहिए होगा। हम रंग कहाँ से लाएंगे? घर के अंदर आटा और हल्दी तो है, उससे ज्यादा शुभ रंग कोई और नहीं होता रंगोली बनाने के लिए। आंचल आटे हल्दी से बड़ी सुंदर रंगोली बनाती है। उनका एक कमरे का ससुराल दीपावली की साफ सफाई और सजावट के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। चारों तरफ दिए जल रहे थे। सारी सजावट तो हो गई, लेकिन आज दिवाली के दिन पकवान कैसे बनाएंगे? घर में अनाज का एक दाना नहीं है। राशन भी इतने बड़े त्योहार के दिन ही खत्म होना था। बिना पकवान खाए दिवाली के त्योहार की खुशियां पूरी थोड़ी ही होती हैं। काश कहीं से राशन आ जाता। इतने में चारों अपने पतियों को आते देखती हैं। चारों के सर पर बड़ी बड़ी राशन की बोरी थी। हाजी, ये इतना सारा घी, मैदा, सूजी, रिफाइंड आप चारों भाई कहाँ से लाए हैं? आपको तो कल पैसे मिलने वाले थे ना पंकज जी? हाँ पिंकी, मगर आज दिवाली के दिन राशन दफ्तर में गरीबों को राशन बांटा था, उसी में ये सब मिला। इस साल तो हम लोग भी जी भरकर पकवान खा सकेंगे। सत्यवती से लेकर उसके चारों बहू बेटों के चेहरों पर एक बड़ी खुशहाली झलक रही थी। उनका दिवाली का अधूरा सा त्योहार अब हर तरह से पूरा था। चारों मिलकर खीर, पूरी, मालपुआ, बहुत से पकवान बनाती हैं और अच्छे से खा पी कर दिवाली का त्योहार मनाती हैं। कहते हैं ना, खुश रहने के लिए बड़े घर की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची खुशी तो परिवार के साथ रहकर होती है। फिर चाहे घर छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी देखने वाले दर्शकों में से कौन कौन ऐसा है जिसके ससुराल में ये पहली दिवाली होने वाली है? रूपा बहू, दिवाली आने वाली है, शॉपिंग वगैरह कब करने चलेगी? माँ जी, शॉपिंग तो मैं फेस्टिवल के टाइम पर बिल्कुल एक दो दिन पहले करनी पसंद करती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से वैरायटी अच्छी और यूनिक मिलती है। ठीक है, तो हम दिवाली की सफाई के बाद शॉपिंग पर चलेंगे। गंगा और रूपा ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगी। वहीं गंगा की दूसरी बहू संगीता भी बैठी हुई थी। वो उन दोनों की बातें सुनकर वहां से उठकर जाने लगी कि तभी गंगा ने उसे रोका। रुक जा संगीता बहू, कहाँ चली? कुछ नहीं माँ, मैं बस अपने कमरे में जा रही थी। तू अपनी दिवाली की शॉपिंग कब करेगी? बस वक्त हो गया है और टाइम के टाइम पर तो चीजें महंगी भी मिलती हैं। आज या कल में ही जाकर दिवाली की शॉपिंग कराना। माँ, अगर ये बात है तो फिर रूपा को भी जल्दी ही शॉपिंग कर लेनी चाहिए, वरना टाइम के टाइम सब सामान महंगा ही मिलेगा। क्या कहा तुमने? मैं अपनी बात रख चुकी हूँ, और वैसे भी सामान चाहे मुझे 1000 रुपए महंगा क्यों ना मिले, मैं टाइम पर ही खरीदूंगी। रूपा के ही पक्ष में गंगा भी बोल पड़ी। संगीता बहू, तू अपनी शॉपिंग पर ध्यान दे। रूपा को कब और कैसे सामान दिलवाना है वो मैं देखूंगी।
और हाँ, एक और बात, जो मैंने कहा है उसमें लापरवाही ना हो। आज ही गणेश के साथ जाकर सामान ले आना, और सामान याद रहे ज्यादा महंगा ना हो। ठीक है माँ। संगीता ऐसे बोलकर अपने कमरे में आ गई और खुद से ही बोलने लगी। शादी हुए 1 साल होने को आया है, लेकिन माँ जी आज भी रूपा को ही स्पेशल मानती हैं। हाँ, माना कि वो अमीर घराने की बेटी है, अमीर परिवार से खूब दान और दहेज लाई है, लेकिन इस तरह इतना भेदभाव तो अच्छा नहीं है। अब माँ जी को कौन ही समझाए। संगीता ऐसे बोल बोलकर दुखी होने लगी। संगीता और रूपा दोनों ही गंगा की बहुएं थी, जिसमें संगीता गरीब परिवार से आई थी तो रूपा एक बहुत अमीर घराने की बेटी थी। संगीता तो बस 4 कपड़े ही दहेज में लेकर आई थी, लेकिन रूपा के परिवार ने उसे भर भर कर दहेज दिया था, जिसकी वजह से गंगा दोनों बहुओं में भेदभाव करती थी। दिवाली का त्योहार आने वाला था। गंगा दोनों बहुओं की शॉपिंग से लेकर हर चीज में भेद कर रही थी, और आज दिवाली की सफाई का दिन था। आज के दिन कोई भी काम पर नहीं गया था और सभी घर में सफाई में ही लग रहे थे। अरे सुनिए महेश जी, आप जरा इन स्लैबों पर से सामान हटाने का काम कीजिए, और गणेश और पूरब तुम दोनों ये पंखे साफ करो, और संगीता ले तू इस कपड़े से जल्दी से सारा सामान झाड़। गंगा, हम सभी यहाँ कामों में लगे रहे हैं, ये रूपा बहू कहाँ है? उसको सफाई नहीं करवानी है? हाँ, दिवाली की सफाई तो पूरा परिवार ही मिलकर करे, तभी काम जल्दी होता है। अजी कैसी बातें कर रहे हैं? हम रूपा से ये सफाई सुथराई के काम करवाएंगे? उसने अपने घर में कभी झाड़ू नहीं पकड़ा, मैं उससे ये सब नहीं करवाऊंगी। मैंने ही उसे बोला है कि वो अपने कमरे में रहे। वाह, मतलब मायके की तरह तो बहुएं ससुराल में रहती ही नहीं है। मायके और ससुराल में तो अंतर ही होता है। हाँ होता है, लेकिन मैं उन सास में नहीं हूँ जो बहू में भेद करे। मेरी जो बहू जैसे माहौल से आई है मैं उसे वैसे ही रखती हूँ। और बातों बातों में आपने मुझे याद दिला दिया, मैंने रूपा के लिए सेब काट कर रखा था, मैं अभी उसे देकर आती हूँ। गंगा खुद बूढ़ी थी लेकिन सफाई कर रही थी, और उसी सफाई के बीच वो रूपा को सीढ़ियां चढ़कर सेब देने के लिए गई। ये देखकर सभी घर वालों को अजीब लगा। पूरब, तेरी बीवी के ऊपर तो माँ पागल हो चुकी है। जब देखो उन्हें बस रूपा रूपा ही लगा रहता है। जरा देख, माँ उसकी इतनी तरफदारी करती है कि तेरे हाथों में साफी का कपड़ा है और तेरी बीवी वहां एप्पल तोड़ रही है। गणेश की बात पर पूरब कुछ नहीं बोल पाया। एक तरफ वो ऐसी बातें कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रूपा, मेरी प्यारी बहू, अच्छे से सेब को खा लेना, और हाँ, बिल्कुल भी काम की टेंशन मत लेना। काम घर में हम सभी मिलकर संभाल लेंगे। शुक्रिया मम्मी जी। चल अब तू ये खा ले, मैं जाकर सफाई कर लेती हूँ। ऐसे बोलकर गंगा नीचे आ गई और फिर से दिवाली की सफाई में ही लग गई। पूरब और गणेश ने पंखों को साफ कर दिया था, जिसकी वजह से जमीन पर धूल हो रही थी। हे भगवान, इन पंखों पर कितनी धूल मिट्टी हो रही थी। नीचे ऐसी मिट्टी पड़ी हुई है जैसे कि आंधी झक्कड़ आए हो। संगीता बहू, जल्दी से यहाँ पोंछा लगा, इस तरह तो सफाई नहीं हो पाएगी। लगा रही हूँ माँ, बस ये वाली स्लैब साफ कर दो। संगीता बेचारी सभी सामानों, दीवारों और स्लैब वगैरह को साफ कर रही थी। तभी से अच्छे से साफ सफाई का काम जारी था। स्लैब को साफ करते संगीता ने पोछा लगाया। माँ जी, पोंछा लग गया। फिलहाल के लिए ठीक है, लेकिन जब पूरा घर ही कोने कोने से साफ हो जाएगा उसके बाद एक और बार पोंछा लगाना, और झाड़ू भी लगेगा। लेकिन उससे पहले सभी जाओ किचन को साफ करने चलो। माँ जी, हमने अभी लिविंग रूम और हॉल की साफ किया है। इस बीच मैंने 5 बार पोंछा लगाया और बीच में बाकी काम भी किए। अब मुझे बहुत थकान हो रही है। किचन की सफाई थोड़ा सा रेस्ट लेकर करें क्या? संगीता की इस बात पर गंगा ने उसे घूर कर देखा और फिर वो बोली, संगीता, सफाई में थकान ही होती है। मैं तुझसे दुगनी उम्र की हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। और ये दिवाली की सफाई है, कोई मजाक नहीं जो रुक रुक कर करे। इस दिन घर में लक्ष्मी माँ आती हैं, समझ आया? चल जल्दी से मेरे साथ रसोई में आ। माँ, आप संगीता की तो हालत को समझिए। वो बेचारी थक गई है और थकान तो मुझे भी बहुत हो रही है। अब थोड़े रेस्ट के बाद सफाई करेंगे। गणेश बेटा, अगर तुम्हें थकान हो रही है तो अब रसोई में तुम्हारा काम नहीं है। तुम तीनों बाप बेटा जाकर आराम कर लो। और रसोई घर की सफाई मैंने आखिर में इसलिए छोड़ी थी क्योंकि इसको मैं और संगीता ही निपटाएंगे। संगीता, अब जल्दी से रसोई में आ जा। संगीता अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोल पाई और वो रसोई में आ गई। दोनों सास बहू रसोई घर की सफाई करने लगी। संगीता सामान निकाल रही थी कि तभी, माँ जी, ये तो वही ड्राई फ्रूट्स है ना जो मामा जी मनाली से लेकर आए थे। ये तो हमें याद ही नहीं थे। सही कहा, इनका तो ध्यान ही नहीं था। ला मुझे दे। आपको खाने हैं क्या माँ जी? नहीं, काफी देर हो गई है। मैंने रूपा को कुछ खाने को नहीं दिया है। मुझे ये रूपा को देकर आने हैं। वो मेरी बहू बेचारे कमरे में बैठी हुई है, कुछ खा लेगी। गंगा ने उन ड्राई फ्रूट्स को एक बाउल में निकाला और रूपा को देने चली गई।
ये सब देखकर अब संगीता को दुख हो रहा था। सारी मेहनत तो मैं कर रही हूँ और माँ को बस रूपा की परवाह है। यह भेदभाव सभी को साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई उसके खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। ऐसे ही रूपा को ड्राई फ्रूट्स देखकर गंगा फिर से रसोई में आ गई और उसने संगीता से सारी सफाई करवा ली। संगीता बेचारी ने सारे किचन को साफ करके पूरे घर को एक बार फिर सरफ से पानी से धोया और घर को साफ कर दिया। अपनी बीवी को इतनी मेहनत करते हुए गणेश ने भी देखा था। ऐसे ही सफाई निपटने में रात हो गई और खाने की बारी आई। माँ, आज शाम का खाना बाहर से ले लेंगे। वैसे भी आज संगीता ने बहुत काम किया है, तो अब उससे खाना वाना मत बनवाना। क्या मतलब कि काम किया है? अगर किया भी है तो कौन सी अनोखी है? हर घर की बहुएं ऐसे ही काम करती हैं और बहुओं को ज्यादा पलकों पर नहीं बैठाना चाहिए, नहीं तो उनके बहाने खड़े होने लगते हैं। खाना तो घर में ही बनेगा और संगीता ही बनाएगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर अब गणेश को गुस्सा आ गया। अगर ऐसा है तो रूपा भी इसी घर की बहू है और खाना वो बना लेगी। वैसे भी सारा दिन आराम फरमाने के सिवा उसने किया क्या है? चुप कर गणेश, ज्यादा मत बोल। क्यों माँ, अब क्यों आपको मिर्ची लग रही है? सारा दिन तो आपने संगीता को कामों में लगाए रखा और अब जब खाने की बात आई तब भी आप संगीता से ही खाना बनवाना चाहती हो। माँ, आप शायद भूल गई हो कि दोनों बहुओं को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मैं याद दिला देता हूँ, भले ही रूपा दहेज लाई हो, लेकिन वो ये सब कुछ अपने लिए लाई है और जो कुछ संगीता आपको दे चुकी है ना, वो अमूल्य है। माँ, आपको मेरी पत्नी की कोई अच्छी बात भी दिखाई नहीं देती है। अब आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी अंधे हैं। क्यों बाबा? हाँ, सही कहा गंगा। गणेश सही बोल रहा है। तुम्हें दोनों बहुओं को बराबर प्यार देना चाहिए। इस तरह अपने ही परिवार में भेद अच्छा नहीं है। सभी की बातें सुनकर मानो रूपा का मुंह सिल गया था, क्योंकि वो भी ये जानती थी कि वो दोनों बहुओं में भेद करती है, लेकिन कोई इस बात पर कभी उंगली नहीं उठाता था। आज अपने बेटे और पति के बोलने पर वो कुछ नहीं बोल पाई। गणेश बाहर से खाना लेकर आया, जिसको सभी ने मिलकर खाया। दिवाली की सफाई के दिन गंगा के मन का मैल भी साफ हो गया था। उस दिन के बाद उसने फिर कभी अपनी बहुओं में भेद नहीं किया, क्योंकि उसे डर रहता था कि उसके बेटे उसकी चोरी को पकड़ लेंगे। अब से गंगा सुधर चुकी थी और सभी अब मिलजुल कर रहते थे। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं भेदभाव की ये नीति खत्म करने वाले चले गए, लेकिन भेदभाव इंसान में आज तक खत्म नहीं हुआ? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।